नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल और हम लोग यहां पर पूरी की पूरी बाहुबली टीम, एकाग्रता सीए टीम आप लोगों के सामने आए हैं आज आप लोगों के सवालों का जवाब देने। सीधी बात, नो बकवास। वेलकम टू द राउंड टेबल विद टीम एकाग्रता। दोस्तों, आप लोगों ने जो हमारे अलग अलग सेशंस देखे हैं, अलग अलग रील्स देखी है, शॉर्ट्स देखे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आप लोग करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, हम वो कमेंट्स नहीं पढ़ते? Is it so? Absolutely not. हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और उसको सीरियसली लेते हैं और उस सीरियसनेस का जीता जागता सबूत है ये राउंड टेबल, जहां पर हम लोग ने आप लोगों के टॉप 8 कमेंट्स को, जो सिर्फ कमेंट्स नहीं है, आपकी क्वेरीज को हमने यहां पर पिकअप किया है और मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव बनकर यहां पर वो सवाल पूछने वाला हूं ये 4 दिग्गज लोगों से, द एपिटोमी ऑफ परफेक्शन, all these amazing people. So यहां पर मेरे राइट साइड में बैठे हैं सीए स्वाति अग्रवाल। इनके बारे में जितना भी मैं कहूं शब्द बहुत कम है और इनके उपलब्धियां बहुत ही ज्यादा, बट फिर भी कहना पड़ेगा the one and only निशांत सर फ्रॉम प्रयागराज। प्रयागराज सामने यहाँ पे है फ्रॉम पुणे और द वन एंड ओनली आकाश पेडनेकर सर फ्रॉम आमसी मुंबई। सो यार सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन टू यू स्वाति मैम, आपके लिए पहला सवाल है, आपके सब्जेक्ट से जुड़ा ये सवाल है, कॉमन क्वेश्चन है कि मैम लॉ को, और यही क्वेश्चन इंटरमीडिएट के बच्चों ने भी पूछा था, लॉ और ऑडिट ये जो 2 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, ये थ्योरी सब्जेक्ट्स को ना हम लोग काफी लाइटली लेते हैं। कन्फेशन भी था और सवाल भी ये था कि हम इसको काफी लाइटली लेते हैं। वी डोंट गिव एज मच टाइम, क्या लिखा है, एज वी गिव टू टैक्सेशन एंड एडवांस अकाउंटिंग। तो मैम आप दोनों कल्प्रेट हो लॉ और ऑडिट। तो अब मैम इसको कैसे एड्रेस करना चाहिए, हाउ टू कन्विंस योरसेल्फ कि मुझे लॉ पढ़ना है? अरे भाई ये प्रॉब्लम मेरा भी था। लेट मी कन्फेस दिस थिंग कि मैं भी थ्योरी को टाइम कम देती थी। ऑल्दो इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है कि हमें ना स्कोर करना है थ्योरी में भी, बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ऐसे सब्जेक्ट है जो कंपलसरी है पास होना। नहीं पास होंगे आप कितना भी 90 लियो और अकाउंट्स में या टैक्स के अंदर, बट अगर 39 भी आ गए ना लॉ और ऑडिट के अंदर तो रिजल्ट तो खराब ही आना है। सो नाउ कन्विंसिंग का सबसे बेहतर तरीका मेरे लिए तो यही था कि मैं फेल हो जाऊंगी तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि अगर मैं दिन में 2 घंटा 3 घंटा अगर मैं दे रही हूँ अकाउंट्स को, टैक्स को, सो एटलीस्ट उसका आधा समय तो मुझे थ्योरी को भी देना है, बिकॉज व्हेन यू विल गिव टाइम टू दिस सब्जेक्ट विल गिव यू मार्क्स, एज सिंपल एज दैट। ये हिट मारा है, तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आधा सही बात। थ्योरी सब्जेक्ट यही कहता है ना, तो मुझे समय दो मैं मार्क्स दूंगा। अकाउंट्स टीचर आई थिंक आप भी ये एग्री करते होंगे कि बच्चा बहुत ज्यादा समय दे रहा है हमारे, मतलब तुम पढ़ो बट सिर्फ हमारे सब्जेक्ट मत पढ़ो भाई। हाँ, मतलब पास तो सब में होना है। सर आप कुछ ऐड करना चाहोगे? मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ। मेरे ना ग्रुप 1 जो सीए फाइनल का ग्रुप 1 था, उसमें ऑडिट और लॉ दोनों सब्जेक्ट्स थे एंड मैं ऑडिट की वजह से ही सर मैं कई बार फेल हुआ था। तो फिर मिले नहीं सर पहले। हाँ वही दिक्कत हो गई ना सर, बस आप तब टीचिंग करते भी नहीं थे तो ये दिक्कत हो गई। बट द थिंग इज कि जो जिस अटेम्प्ट में क्लियर किया ना उसमें मैंने एक्चुअली झक मार के ऑडिट को पढ़ा है, याद किया है। लिटरली जैसे फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे नहीं होते वो आंसर्स को याद करते हैं, तो वैसे मैंने कुछ चैप्टर्स को मैंने उस तरह से याद किया है, मतलब मेमोराइज करके फिर मैंने बुक बंद करके उसको ऐसे रिवाइज किया है। तो क्या होता है ना, कई सारे लोगों को लगता है अब ये थोड़ा बहुत, क्योंकि टैक्स में भी वाली चीज आ रही है, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स भी लॉ है, जीएसटी भी लॉ है, तो वहां पर भी ये कई सारी चीज आती हैं कि आपको थोड़ा बहुत लॉ याद करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बट उस लैंग्वेज में लीगैलिटी झलकनी चाहिए और वो लीगैलिटी याद रख कर ही आ पाएगी। सर इसमें ना एक चीज और मैं भी ऐड करूंगी वापस। लोग कहते हैं कि हम रटे क्यों, रटे कैसे? बेटा तुमने अकाउंट्स का फॉर्मेट भी रटा हुआ है, टैक्स में जिस फॉर्मेट में सॉल्व करना है वो सीक्वेंस भी रटा हुआ है, क्योंकि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुमने रियलाइज नहीं किया तुमने रट लिया, तो दैट इज देयर। You repeat
it automatically gets ratified. Exactly. So रटना मतलब आपको ऐसे बैठना नहीं है पानी का ग्लास लेकर Right. सेक्शन से Repetition is a key to remembering. और सर लर्निंग अगर नहीं हो रहा है, बहुत ही तकलीफ हो रहा है, रट्टाफिकेशन नहीं हो रहा है, तो मैंने नोटिस किया है इंटरमीडिएट में लॉ में ना प्रोविजन आदमी लिख लेता है किसी तरह, बिकॉज क्लास में पढ़ा है, उसमें छोटे छोटे प्रोविजंस के अंदर छोटे छोटे पॉइंटर्स होते हैं जो आप पूरी तरह से भूल जाते हो, बिकॉज आप लोगों ने बस मेजर प्रोविजन पढ़ा, उसके नीचे सारे एग्जामिशंस उसके, और अगर प्रोविजोज अगर है, एक्सेप्शंस है, मॉडिफिकेशन आपने नहीं पढ़ा। मैं कह रहा हूँ एक लॉ पढ़ो, थोड़ा सा रिसर्च करो व्हाई दिस लॉ इज हियर, तो एक बार लॉजिक समझ गया ना, तो रट्टाफिकेशन जो हम कह रहे हैं उसमें इतना एफर्ट्स लगेगा नहीं, बिकॉज यू नो व्हाई दिस लॉ इज सेइंग समथिंग। फिर हर एक छोटे छोटे पॉइंट के पीछे लॉजिक आएगा, वो ऑटोमेटिक याद रहेगा, लॉजिक के वजह से आपको कंसेप्ट याद रहेगा। सो देन इट्स सिंपल सर, रिपीट एज मेनी टाइम एज यू कैन। आई थिंक यू गॉट आंसर टू योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आकाश सर। सीए फाइनल के स्टूडेंट का यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है कि जब हम इंटरमीडिएट क्लियर कर लेते हैं तो इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद काफी सारे बच्चे जो है वो इस मिथ में रहते हैं कि वो एफआर से ही चालू करें और एसएफएम से ही चालू करें, क्योंकि ऑडिटिंग में बहुत सारी अमेंडमेंट्स होती है। यार आई रियली वांट यू टू स्पिल ऑफ द बीन्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन सर, ओवर टू यू सर। तो सर ये कंप्लीट मिथ है कि जहाँ पे बेसिकली अमेंडमेंट्स बहुत आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और द सेकंड पॉइंट विच इज कि हमें एफआर और एसएफएम से स्टार्ट करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। आई फील दैट कि जहाँ पे जैसे आप जानते हो, जैसे बच्चा आर्टिकलशिप चालू करता है, अभी तो दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद ही स्टार्ट करनी पड़ती है आर्टिकलशिप। जैसे ही बच्चा आर्टिकलशिप चालू कर रहा है, मेजॉरिटी बच्चे जो होते हैं स्मॉल साइज में आते हैं, मिड साइज फॉर्म में जाते हैं, वहां पे उनको सब कुछ करना पड़ता है। और टैक्स जब मिलता है यूजुअली थर्ड ईयर में मिलता है, या फिर आपको सीजन टाइम में काम करने का मिलता है, बाकी पूरे टाइम तो ऑडिटिंग करना है। एंड इनफैक्ट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीए फाइनल लेवल पे आके मुझे बोलते हैं, जब वो लास्ट मंथ में पढ़ रहे हैं, जब बोलते हैं सर अगर हमने पहले पढ़ा होता तो हमारा प्रैक्टिकल ऑडिट भी कितना आसान हो जाता। सो एक तो अगर आप ऑडिट और एफआर ये दोनों सब्जेक्ट जो है बहुत ज्यादा लिंक्ड है, तो इसके लिए अगर आप दोनों सब्जेक्ट साथ में पढ़ रहे हो तो आपको, बिकॉज व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग इज यू आर ऑडिटिंग द अकाउंट्स इटसेल्फ। सो ऑडिटिंग मतलब चेकिंग। तो पहले जब आपको करना आएगा तो ही आप चेक कर पाओगे। तो इन दैट केस यहाँ पे अगर आप ऑडिट और एफआर ये दोनों सब्जेक्ट साथ में लेके चल रहे हो तो व्हाट आर द बेनिफिट? बेनिफिट नंबर 1 इज दैट कि आपका प्रैक्टिकल जो आप ऑडिट कर रहे हो वो इजी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 इज दैट आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल का बैलेंस हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 3, ऑडिट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इज दैट कि मल्टीपल रिविजन्स का टाइम नहीं मिलता है, वो आपको टाइम मिल जाएगा, तो आपके लिए तो बेस्ट बेनिफिट ही है। सो कुल मिलाकर दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भी ये कमेंट लिखा, ये सवाल पूछा, चाहे हम लोगों को इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज किया हो या यूट्यूब कमेंट सेक्शन में लिखा हो कि क्योंकि अब सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने वाला है, तो अगर आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ जाता है तो ऐसा कोई रूल नहीं है दोस्त कि आपको एफआर और एसएफएम से ही चालू करना है। क्योंकि मैं सर एक और यहाँ पर्सनल चीज शेयर करना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटर क्लियर करके सर एफआर चालू करते हैं। मुझे जितना पता है, क्योंकि हमने तो 12-13 साल पहले पढ़ा है, एफआर एक जबरदस्त जंप देता है बच्चे को, एक कहते हैं ना, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट कहीं ना कहीं औकात दिखा देता है एकदम से कि यार ये है सीए फाइनल, तो वो ना डरा देता है काफी बार बच्चों को। मुझे लगता है ऑडिट, आप इंटरमीडिएट का ऑडिट पढ़ने के बाद जब आप फाइनल ऑडिट पढ़ोगे ना, यू विल फील लाइक कि आपकी घर वापसी हो गई है। सो वो आपको काफी कॉन्फिडेंस देगा। और ऐसा नहीं होता है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि अब मेरा एक सब्जेक्ट खत्म हो गया यार, और उसमें आपको प्रोफेशनल एथिक्स भी मिल रहा है। सो गाइस प्लीज गो अहेड, ये जिससे भी सवाल पूछा, आई थिंक यू गॉट आंसर टू योर क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में निशान सर के लिए लेके आऊं। भाई साहब, इस सवाल में ना आई एम श्योर आपका भी बहुत परेशान किया होगा। हमारी एकाग्रता अड्डा की सपोर्ट टीम की तो जान खाली है। थोड़ा डिटेल में बता दो, कौन से अटेम्प्ट के लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होता है यार? देखो, इसका ना बड़ा सिंपल सा तरीका है। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्जाम है, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका एग्जाम है, वही वाला प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब अगर हम जनवरी 25 के बारे में बात करें तो वो कौन से फाइनेंशियल ईयर में फॉल कर रहा है? 24-25 में फॉल कर रहा है, तो प्रीवियस ईयर 23-24 विल बी एप्लीकेबल, असेसमेंट ईयर 24-25 विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, क्योंकि आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 में पिछले साल के ही तो असेसमेंट कर रहे होगे ना,
तो अगर जनवरी 2025 में आपका एग्जाम है विच इज फॉलिंग इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25, तो इस 24-25 में आप किसका असेसमेंट करोगे? 23-24 का असेसमेंट करोगे। तो प्रीवियस ईयर 23-24 विल बी एप्लीकेबल फॉर जनवरी 25। अब May 25 के बारे में अगर हम बात करें तो May 25 विल ऑटोमेटिकली फॉल इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो वहां पर असेसमेंट ईयर 25-26 एप्लीकेबल है। सिमिलरली सितंबर 25 वाला जो एग्जाम होगा दैट आल्सो फॉल्स अंडर द फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो असेसमेंट ईयर 25-26 एप्लीकेबल होगा। जनवरी 2026 वाला जो अटेम्प्ट होगा दैट आल्सो फॉल्स अंडर द फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो असेसमेंट ईयर 25-26 वहां पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो क्रक्स में जनवरी 25 वाला जो स्टूडेंट है उसको प्रीवियस ईयर 23-24 पढ़ना है, और उसके बाद मई 25, सितंबर 25 और जनवरी 26 वाले स्टूडेंट को असेसमेंट ईयर 25-26 यानी प्रीवियस ईयर 24-25 पढ़ना है। ठीक है, आई होप दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। बहुत सारे सवाल आपको भी इस पे आते होंगे। अच्छा, बहुत कंफ्यूजन भी होता है। बच्चा कोई कोर्स खरीदना चाहता है, कोई कोर्स के लिए सब्सक्राइब कर लेता है, फिर बाद में सपोर्ट टीम को रीच आउट करता है कि मेरा तो अटेम्प्ट ये है, मैं स्विच करना चाहता हूं। इससे मैं आपको सिर्फ एक चीज बता दूं, यहाँ पे हेड्स अप दे दूं कि वी एट एकाग्रता आर वेरी सून गोइंग टू लॉन्च सब्सक्रिप्शन मॉडल फॉर सीए इंटरमीडिएट एज वेल, लाइक वी डिड फॉर सीए फाउंडेशन। तो अब आप इंटरमीडिएट में अगर सब्सक्रिप्शंस लेंगे तो आप एक बात इमेजिन कीजिए कितना अमेजिंग होगा कि आपको सारे टीचर्स का कंटेंट का एक्सेस मिलेगा, और ना सिर्फ करंट बैचेस बल्कि प्रीवियस कंटेंट का भी एक्सेस मिलेगा। तो आप सोचिए कि ये जो झमेला है सर फाइनेंस एक्ट वाला, ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका अगर सपोज बाय चांस मल्टीपल अटेम्प्ट लग भी रहे, जिसकी वजह से अगर सपोज आपका फाइनेंस एक्ट चेंज भी हो रहा है, सो विद दैट वन सब्सक्रिप्शन you will get access to the entire content. Thank you so much sir. Fourth question आदर्श सर आपके लिए है। ये क्वेश्चन है कि सर अभी अगर हम शुरू करते हैं तो क्या जनवरी 25 सीए फाउंडेशन एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं क्या? सर अभी हम अगर शुरू करके कंप्लीट कर सकते हैं तो ये क्रैक क्यों नहीं कर सकते? मतलब भाई अगर पूरा पढ़ाना हो सकता है तो तुम्हारा पढ़ना क्यों नहीं हो सकता है भाई? मतलब व्हाट इज द लॉजिक? सो आई थिंक डेफिनेटली यू कैन डू इट, एंड सब्सक्रिप्शन मॉडल ना मतलब दिस गिव्स यू एन इमेंस पावर टू प्लान योर ओन स्टडीज। सभी टीचर्स का पूरा कंटेंट अवेलेबल है, तुमको तुम्हारा एंड डेट पता है, उसके 15-20 दिन पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, लास्ट 1 मंथ आपको रिवीजन राइटिंग प्रैक्टिस में डालना है। यू प्लान योर स्टडीज अकॉर्डिंगली, सारा कंटेंट आपके पास है। और मुझे भी पता है आप रिकॉर्डेड कंटेंट क्या स्पीड में देखते हो, मुझे पता है। तो दोस्तों ऑफकोर्स आप कंप्लीट कर सकते हो, 1.5 1.6 पे आप देख रहे हो, बट ऑफकोर्स मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि सिर्फ क्लासेस देख लेना is not the end of the studies. So if you are expecting कि भाई बस मैंने क्लास कर लिया और बाद कुछ भी हो जाए मैं पास हो जाऊंगा, it is not going to happen that easily. आपको साथ में कुछ थोड़ा सा टाइम डालना पड़ेगा रिविजन्स के लिए, टाइम डालना पड़ेगा राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, पेपर सॉल्विंग के लिए, and I think all these content is already available. तो आपके पास सब कुछ है, all you need is a amazing plan and उससे भी ज्यादा important execution of that plan. If you are able to plan and execute it, you will definitely be able to crack and clear the exam. Because if you fail to plan, you plan to fail. और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, सपोज कीजिएगा मैं कैलकुलेशंस आपको देता हूँ 1 अक्टूबर से, ठीक है? जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आप अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कीजिए। सो जनवरी की एग्जाम्स की डेट आ चुकी है, आई थिंक 12 जनवरी से एग्जाम्स चालू होने वाली है, ठीक है? सो लेट मी गिव यू कैलकुलेशंस टिल 31 दिसंबर। सो एब्सोल्युटली 31 days of October, 30 days of November and 31 days of January gives you total 92 days, sorry December, gives you 92 days आपके पास अवेलेबल है starting from 1 October। अब अगर आप हमसे पूछेंगे एज अ टीचर तो सीए फाउंडेशन का टोटल सिलेबस, क्लासेस की मैं बात करता हूं कितने घंटे की, लेट्स टेक अ टोटल एंड गिव देम कैलकुलेशंस, ठीक है? एज एन अकाउंट्स टीचर मैं बता रहा हूं सर मैं 150 घंटे में अकाउंट्स खत्म कर देता हूं। लॉ का क्या हाल है, कितने घंटे? सेम और 120 पकड़ लूं मैं, 120 में ऐड। आप ये कैलकुलेशंस फॉलो कीजिएगा, ठीक है? सर मैथमेटिक्स 150 मैथमेटिक्स ले लेता हूं और मैं तकरीबन 120 घंटा में ले लेता हूं इकोनॉमिक्स का, तो 540 घंटे की आपकी क्लासेस हैं। ट्रस्ट मी, ये जो क्लासेस हम कह रहे हैं इसका मोटा मोटी आप समझ लो इसके अंदर एक रिवीजन आपकी हो जाती है ना? तो 540 घंटों को और 92 डेज आपके पास अवेलेबल थे। लेट मी कंसीडर के 92 डेज में से आप 10% टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फेस्टिवल्स हैं कुछ है, तो मैं 12 दिन माइनस कर देता हूं, तो कितने दिन बचे? 80 डेज। तो 540 डिवाइडेड बाय 80 मतलब मेरे दोस्त एक दिन का 6.25 घंटा। अगर आज से वो 1 आवर के हिसाब से, ये तो 1.5 पे देख रहे हैं ना? हाँ ये भी बिल्कुल सही है, ये तो 1.1 आवर के हिसाब से बता रहा हूं। मतलब अगर आप एक दिन का 6.25 घंटा, चलो अगर आप
हाई स्पीड पे लेक्चर भी देख रहे हो तो वो ड्यूरेशन कम लगेगा, लेकिन सेल्फ स्टडी का टाइम लगेगा, रिवीजन का लगेगा। मतलब मोटा मोटी सर कैन वी कम टू अ कंक्लूजन कि अगर कोई बच्चा तकरीबन 8 घंटे एक दिन में अभी पढ़ता है और अभी शुरू करता है तो सीए फाउंडेशन जनवरी 25 एब्सोल्युटली क्लियर छोड़ देंगे भाई। Clearly. I think that this gives answer very big question and जिसको भी आगे भी ये सवाल है प्लीज ये वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप अगर चाहते हैं कि आपके सवाल हमारे सामने आए और ये राउंड टेबल का हिस्सा बने तो कीप कमेंटिंग इन ऑल आवर सेशंस। प्लीज डोंट थिंक कि हम लोग आपके कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं, आपका एक एक कमेंट हम पढ़ते हैं और काफी कमेंट्स वही इंस्टेंटली आंसर कर देते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको डिस्क्रिप्टिवली आंसर करना होता है, उसको हम यहाँ राउंड टेबल में लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, इवन दो स्वाति मैम मैं आपसे पूछ रहा हूं बट आई थिंक वी ऑल नीड टू ऐड टू दैट क्वेश्चन और थोड़ा आई थिंक 1-2 मिनट ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मैम। आई हैव गिवन सीए फाउंडेशन एग्जाम इन सितंबर 2024 and I'm expecting my result. After I pass intermediate, shall I start with group 1 or group 2? After okay. After passing foundation, shall I start my intermediate from group 1 or group 2? I think मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, शायद ये सवाल इसलिए आया होगा क्योंकि हिस्टोरिकली कस्टमरली बच्चा हमेशा क्या करता है, Group 1 से शुरू करता है, पहले ग्रुप 1 से चालू करता है और फिर वो ग्रुप 2 पे जाता है। ओके सो नाउ व्हाट हैपन, बिकॉज 3 बार साल में एग्जाम हो रही है और इसलिए बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं। आईसीआई ने इस कंफ्यूजन का आंसर पहले ही दे दिया। सी अर्लियर व्हाई इट इज सेड, क्योंकि आपके सीनियर्स आपको बोलेंगे कि ग्रुप 1 से ही चालू करो, तो पहले ऐसा क्यों होता था पहले वो बता देती हूँ। सो अर्लियर द फर्स्ट सब्जेक्ट यूज्ड टू बी अकाउंट्स और ग्रुप 2 का पहला सब्जेक्ट हुआ करता था एडवांस अकाउंटिंग। सिमिलरली कॉस्टिंग होता था शायद ग्रुप 1 में एंड ग्रुप 2 के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता था। नाउ आईसीआई ने ये चीज ऑलरेडी सोच ली थी, तो उन्होंने पता है क्या किया, एडवांस अकाउंटिंग और अकाउंटिंग को मर्ज कर दिया, देन कॉस्टिंग को ग्रुप 2 में डाल दिया। तो इट एक्चुअली डजंट मैटर कि आप पहले ग्रुप 1 करे हो या पहले ग्रुप 2 करे हो, बिकॉज ग्रुप 2 से रिलेटेड सब्जेक्ट ग्रुप 2 में ही है, ग्रुप 1 के रिलेटेड सब्जेक्ट ग्रुप 1 में ही है। अच्छा, कुछ लोग फिर इसमें और मतलब कंफ्यूज करने वालों की कमी थोड़ी है हमारे देश में, तो कुछ लोग कहते हैं बिना लॉ पढ़े ऑडिट कैसे पढ़ोगे? बिल्कुल पढ़ सकते हो, ठीक है, रिलेशन है, लेकिन आई थिंक फाउंडेशन का जो तुमने ज्ञान लिया उसे ऑडिट समझ में आ जाता है अच्छे से। प्रोफेशनल एथिक्स है उसके अंदर जिसका लॉ से एज सच डायरेक्टली रिलेशन नहीं है उतना। तो वो जो मिथ था ना वो अब आप पूरी तरीके से हटा दीजिए। आप बिल्कुल ग्रुप 1 से भी चालू कर सकते हो, आप ग्रुप 2 से भी चालू कर सकते हो और आपको 100% समझ में आएगा। एंड लेट मी टेल यू, पहले भी इसी तरह से हुआ करता था, तो उस समय बच्चे ऐसे ही करते थे। जब जो क्लासेस मिल रही है पहले वो कर लेते थे एंड देयर यूज्ड टू बी नथिंग लाइक दैट कि पहले हम ये करें या पहले वो करें। जस्ट दैट आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर लीजिए, हो जाता है। What do you think, निशांत सर? Is it necessary कि पहले जीवन ही करे? क्योंकि देखिए मैं अगर डेट्स बता दूं आपको, तो जिन्होंने सितंबर में फाउंडेशन की एग्जाम दी है उनका रिजल्ट टेंटेटिवली फर्स्ट वीक नवंबर में आएगा। अब अगली ग्रुप 1 की बैच, लाइव बैच की अगर मैं बात करूं तो वो फरवरी में आएगी, जबकि ग्रुप 2 की बैच 15 नवंबर से आएगी। तो जो बच्चा भी पास होगा उसको ग्रुप 2 से चालू करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है? एब्सोल्युटली नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैम ने बोला कि पहले अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में एक लिंक होता था, और ये मुझे याद है बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने एक आध बार कोशिश की थी कि चलो एडवांस अकाउंट्स कर लेते हैं, बट वो तब मुझे समझ में आया था कि जब तक मुझे अकाउंट्स के सारे चैप्टर्स नहीं पता होंगे तब तक मैं एडवांस अकाउंट्स नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी इस तरह से बाइफिकेट किया हुआ था कि कौन से वाले ग्रुप 1 में रखने और कौन से वाले ग्रुप 2 में रखने। तो लेकिन अब क्योंकि सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एडवांस अकाउंटिंग वाले सब्जेक्ट में ही आ गए हैं, जो पहले ग्रुप 2 वाला अकाउंट्स होता था उसमें जो भी चैप्टर्स होते थे उनमें से कुछ चैप्टर्स एलिमिनेट कर दिए गए हैं और कुछ नए चैप्टर्स ऐड करके एडवांस अकाउंट्स में कर दिए गए। तो नाउ देयर इज नो सच डायरेक्ट लिंक। तो अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सिर्फ नाम का रह गया है, एज सच हाँ, मतलब ग्रुप को 1 और 2 बोलना सिर्फ एक उनकी अब मजबूरी रह गई है। इट्स नॉट कि वो 1 है तो वो पहले ही आएगा और 2 है तो वो बाद में ही आएगा। I think we should say it as 6 papers. Yeah. And you are studying your intermediate from paper number 4, 5, 6 instead of 1, 2, 3. और ये जो पेपर नंबर्स हैं ये भी सिर्फ नंबर क्योंकि देना था इसलिए, मतलब वो देना था इसलिए दिया है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहले पेपर 4 ही होगा फिर 5 ही होगा, ऐसा कुछ है नहीं। So quickly over to you guys. You would like to add anything to it? या मैं लॉ के रिलेटेड याद करूं, जैसे मैम ने कहा ना कि लॉ ऑडिट का कनेक्शन है, अभी एवरी करेक्शन है, बट कोई भी टीचर जब पढ़ाता है, ऑडिट के सर यहाँ बैठे हो तो आपको ऑफकोर्स बताएंगे, कोई भी टीचर जब बताए अगर वो ऑडिट करना सिखा
सिखा रहे हैं आपको कि हाउ डू यू ऑडिट, तो ऑफकोर्स सी बात है उनको वो लॉ बताना ही है। सो वो लॉ बताएंगे एंड देन दे विल टेल यू कि इसको आपको बस चेक करना है। सो ऐसा नहीं है कि अरे मैंने तो लॉ ही नहीं पढ़ा तो मुझे इसको ऑडिट नहीं आया। अरे भाई बंदा क्लियरली बता रहा है कि ये लिखा था, आपको बस चेक करना है कि वो किया है या नहीं किया। So there is frankly no link and you can start with group 2 and I think you should start with group 2 because live classes में जो समझ में आता है और जिस तरह से पढ़ाई होती है, जितने सीरियसनेस से पढ़ाई होती है वो और कहीं नहीं होती। तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट, जोश में हो जाता है। ओवर टू यू सर। क्लियरली सर, आई कंप्लीटली एग्री विद ऑल ऑफ यू। और एक पॉइंट जो मुझे लगता है सर कि जहाँ पे मे बी आई डोंट नो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि जहाँ पे मेरे ख्याल से ना सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मतलब भले मैं ऑडिट पढ़ाता हूँ लेकिन मुझे हमेशा से ना कॉस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगा है एज अ स्टूडेंट, एज कि जहाँ पे ना वो बिजनेस माइंड होना चाहिए था, वैसा वो मजा आता है मतलब वो चैलेंजिंग लगता था, क्यों ना। तो फिर मुझे क्या लगता है कि जहाँ पे आप भले ग्रुप 2 स्टार्ट कर रहे हो बट वो एक सब्जेक्ट जो है कॉस्टिंग यस, तो देयरफॉर आई थिंक सो वो आपका जो इंटरेस्ट लेवल जाग जाएगा और एक बार। तो चालू हो रही है, आ जाना बच्चों। हमें नहीं, और इसमें आपको मैं बता दूं, जस्ट टू गिव यू अ स्नीक पीक, हम लोगों ने जो बच्चों ने अभी सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स दी है, आप लोगों के लिए हमने हमारे पिछले बैच के पेड बैच के लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किए हैं इसी चैनल पे। तो अगर उसकी आप पूरी लाइब्रेरी एक्सेस करना चाहते हैं, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए। रिजल्ट में 40 दिन बचे हैं, ये 40 दिनों को इफेक्टिवली यूज करने के लिए हम सब लोगों ने तकरीबन 15-15, 20-20 लेक्चर्स अपलोड किए हैं हर एक सब्जेक्ट के। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टॉप कमेंट एक लिंक पिन की गई है, उसको क्लिक करें। गूगल फॉर्म में 4 बेसिक डिटेल्स आपको भरनी है, उसके बाद आपको हमारी वर्चुअल लाइब्रेरी मिलेगी जिसमें सब्जेक्ट वाइज टैब्स बने हैं। एजुकेटर के सब्जेक्ट के टैब में आप जा सकते हैं और हमारे लेक्चर्स, सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं, उन रिस्पेक्टिव लेक्चर्स के डाउनलोडेबल पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और लिटरली आप पढ़ सकते हैं यार। बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। गो बडी गो, ग्रैब इट, अगले 40 दिनों को यूज करें इफेक्टिवली और अपना बेस्ट करें। करेक्ट? सो आंसर मिल जाता है यहाँ पर कि जो भी बच्चा सीए फाउंडेशन क्लियर होगा, भैया पेपर नंबर 4, 5, 6 से चालू करो, कॉस्टिंग पढ़ो, ऑडिटिंग पढ़ो, एफएम पढ़ो, उसके बाद में बाकी के 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। पहले क्या बाद में उससे क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये सवाल स्वाति मैम की तरफ हो गया। सर आपके ना मैं एक वीडियो पे कमेंट देख रहा हूँ यहाँ पर जी सर, कि आकाश सर, I am appearing for CA final exam in November 2024. Are you going to conduct any marathons of auditing for November 24? भाई मतलब ये तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, अंदर गोली मारी है। सर मुझे लग रहा है ये क्यों हुआ है, बिकॉज अभी जो हमने मैराथन्स कंडक्ट किए हैं अभी सितंबर अटेम्प्ट के लिए, उसके वो डेफिनेटली कुछ बच्चों तक पहुंचे होंगे। तो 100% है सर कि जहाँ पे सीए फाइनल नवंबर 2024 की जो एग्जाम है उसके मैराथन्स भी कंडक्ट होंगे। एंड इसी के लिए जो सीए फाइनल का ऑडिटिंग का रिवीजन सेशंस भी अभी एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल के ऊपर आते रहेगा। एंड फाइनल का भी मैं बहुत ही जल्द अनाउंसमेंट करूंगा कि अबाउट 2 थिंग्स। वन इज जो सीए फाइनल May 25 की बैच जो लॉन्च होगी उसके बारे में, और दूसरा अबाउट द मैराथन सेशंस। तो सर अभी डेट शीट आ चुकी है जी, तो मे आई नो फाइनल की एग्जाम कब से चालू हो रही है और ऑडिट का पेपर कितने तारीख? तो सर एग्जाम स्टार्ट हो रही है 3rd of November से इस बार। तो जैसे सीए फाइनल का जो पेपर है, थर्ड है, तो 3, 5 and 7, तो 7 नवंबर को सीए फाइनल ऑडिटिंग का पेपर है। तो इसीलिए हमारी जो मैराथन होगी वो बेसिकली, आज ही मैं डेट भी टाइम बता देता हूँ, 3rd नवंबर को स्टार्ट हो रही है, 5th को एएफएम का पेपर है। एएफएम के पेपर से जैसे ही बच्चे घर पे आएंगे शाम को 7 बजे मैराथन स्टार्ट होगी जो रात के तक चलेगी 2 बजे तक। अगले दिन भी शाम को 7 बजे होगी और वो भी रात के 2 बजे तक चलेगी। तो मैंने ऐसा रखा हुआ है कि एएफएम से घर पे आओ, उस दिन रात को पढ़ो 2 बजे तक, जितना मैंने पढ़ा है वो हॉलीडे के दिन सुबह आप रिवाइज कर लो, शाम को वापस आ जाओ, और जितने चैप्टर उसमें कवर होने वाले वो आपको मेरे ऊपर छोड़ने हैं। ठीक है, उतनी मेरी गारंटी है। इस बार भी सर ऐसे ही हुआ था, मतलब लिटरली जो कंटेंट हमने कवर किया था मैराथन में सीए इंटर ऑडिट के, बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब मैंने गट फील डालना है, गट फील वर्ड यूज किया है, वही क्वेश्चन एग्जैक्टली पेपर में छपे हैं। पीपी के कॉस्टिंग के कॉस्ट वैल्यूएशन के ऊपर आएगा। तो आई होप कि वही सेम गट फील वाले क्वेश्चन वापस फाइनल वाले बच्चों के लिए आ जाए। अमेजिंग सर, दैट्स अमेजिंग। सो ऑफिशियली एकाग्रता सीए फाइनल स्टार्ट कर चुका है और आगाज हो चुका है, बस अब परफॉर्मेंस लाइक परफॉर्मेंस होनी बाकी है। ठीक है, चलिए अमेजिंग सर। अगला सवाल निशांत सर आपके लिए। आपके ये वीडियो पे कमेंट, और ऐसे कमेंट बहुत सारे वीडियोस पे है बट लैंग्वेज अलग अलग है, तो मैं ये बेस्ट लैंग्वेज उठा रहा हूँ कि निशु भैया, आपके लिए सवाल है कि निशु भैया, हाउ मच
is the importance of hobby in our life. कभी मुझे लगता है कि अगर मैं हॉबीज को समय दूंगी, आज लड़की ने सवाल पूछा है, कभी मुझे लगता है कि अगर मैं हॉबीज को समय दूंगी तो मैं पढ़ाई का समय वेस्ट कर रही हूँ. इज इट सो? ओके, मैं थोड़ा सोच के आंसर देता हूँ इसका. यार हॉबी के लिए ना ऐसा कुछ, मतलब इफ इट्स अ हॉबी देन यू डोंट हैव टू फाइंड टाइम फॉर इट. यू विल ऑटोमेटिकली गेट टाइम फॉर इट वंस यू टेक ब्रेक फ्रॉम स्टडीज. क्या बात है, गहरा था यार, डीप यार, डीप डीप डीप. ओके. टू डीप. मैं भी निकालूंगा हॉबी के लिए. सर निकालना नहीं पड़ेगा ना. ये ऑन एयर है ये. आई एग्री, हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं लेकिन ये एयर पे जा रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है ये, है ना. तो या सो हॉबीज का ऐसा होता है यार कि सपोज यू गेट वेरी टायर्ड फ्रॉम स्टडिंग, राइट. अब आपको ब्रेक लेना है, तो अब आप उस ब्रेक में क्या करोगे? तो उस ब्रेक में यू कैन डू समथिंग दैट यू रियली एंजॉय. जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मैंने क्या किया था, आई गॉट रियली टायर्ड एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग माई सिंथेसाइजर, और मैं उसको बहुत देर तक मैं प्ले करता रहा. तो आई डिड नॉट प्लान इट इन माई डे कि नहीं मैं इतने बजे से इतने बजे तक मैं आई विल प्ले सिंथेसाइजर, और इतने बजे से इतने बजे तक आई विल गो एंड वॉच अ मूवी. इट्स जस्ट व्हेन यू आर टायर्ड फ्रॉम स्टडिंग तो आप उसको हॉबी को थोड़ा सा टाइम दे सकते हो. इट्स नॉट कि आपको उसी में टाइम देते रहना है या आपको उसको प्लान करना है. आई डोंट थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, बट आई डोंट थिंक इट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी प्लान्ड. ऐड करूं सर? ओके, सर बहुत अच्छे से ये चीज़ बोली कि टाइम निकल जाता है व्हेन यू गेट टायर्ड एंड यू आर परस्यूइंग योर हॉबी. बस इसमें एक छोटा सा एडिशन ये है, बट अगर आप अलग से टाइम निकाल रहे हो एंड आप अपनी स्टडीज़ को दिखते हुए हैम्पर कर रहे हो तो बस वो मत करना, है ना. मतलब डू योर हॉबी, यूज योर हॉबी टू रिलैक्स योर सेल्फ, नॉट टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ. दैट इज द ओनली. मैं सिर्फ इतना ऐड करूंगा, इफ यू आर डूइंग सी एंड इफ यू हैव हॉबी, भाई लव यू, प्राउड ऑफ यू. करो यार, मतलब महाकसम सड़ू नहीं बनना है लाइफ में. मस्त रहो, अमेजिंग, बहुत अच्छा. आई एम प्राउड ऑफ यू यार. मैम क्या ना, पढ़ाई की लड़ाई में इतना भिड़ गए बच्चे, कुछ और नहीं कर रहे और फिर प्रॉब्लम्स हो रही. तो बहुत अच्छा, अमेजिंग. यार देखो, सिंपल सी चीज है, हम सब लोग ना जो भी काम करते हैं और उसको रिपीटेटिवली करते हैं, बार बार करते हैं, तो एक जोन ऐसा आता है कि हम उस जोन को कहते हैं बोर्डम. ठीक है, हम उस जोन में एंटर होते हैं क्योंकि हम उस चीज को बार बार कर रहे हैं. जैसे अब हम लोग नॉर्मली प्लेन में सफर नहीं करते हैं. जब एक नॉर्मल इंसान नहीं करता है सफर, तो उसको बहुत फैसिनेशन होता है कि प्लेन कैसा दिखता होगा, एयरपोर्ट कैसे दिखते होंगे, और फिर वो ये सोचता है कि अच्छा हाँ, जो लोग एयरपोर्ट पे काम करते हैं वो कितने खुशनसीब है क्योंकि वो दिन रात प्लेन ही देखते हैं, प्लेन के आसपास में ही काम करते हैं. ऐसा नॉर्मल इंसान को लगता होगा. लेकिन अगर आप उस इंसान से जाकर पूछो जो दिन रात प्लेन के आसपास रहता है, तो यार क्या यार, ये रोज ये पहाड़ जैसा आके खा जाता है यार, क्या है. मेरा ऐसे ही मन करता था कि जो मैकडॉनल्ड्स में काम करते हैं उनका मन नहीं करता सारे बर्गर्स खा जाए. समझिए, इज एग्जैक्टली व्हाट यू कॉल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गाइस, है ना. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों की ना जिंदगी में आजकल जो एक चीज भरी है वो है तनाव, मतलब स्ट्रेस. ठीक है, और ये तनाव और स्ट्रेस सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं होता है. लेट मी टेल यू, ये तनाव और स्ट्रेस एक एमएनसी में काम करने वाले को भी होता है, वो चेजिंग हिज टारगेट्स. ये तनाव या स्ट्रेस एक डॉक्टर को भी होता है जिसके पेशेंट सीवियरली होते हैं. मतलब एक रिसर्च कहता है, सर आपको पता है पायलट की ड्यूटी इस दुनिया में अर्थ पे सबसे ज्यादा तनावपूर्ण ड्यूटी है. इट इज ऑफिशियली नाउ प्रोक्लेम, बिकॉज एक पायलट जब प्लेन उड़ाता है तब उसके ऊपर इतना बोझ होता है कि 150-200 लोगों की जानें हैं. एनीथिंग गोज रॉन्ग जिससे उसकी गलती भी ना हो, मैकेनिकली टेक्निकली कुछ भी गलत हो सकता है, the consequence will be catastrophic. छोटा सा कैलकुलेशन गलत गया, कैटास्ट्रोफिक हो सकता है. तो आप एक चीज समझिए, हर एक की जिंदगी में तनाव होता है. हॉबी पता है क्या होती है? हॉबी वो चीज होती है जो आपको आपके तनाव से डिस्कनेक्ट कर देती है. सी, तनाव कम करना ज्यादा करना ये तो हमारा इंडिविजुअल परसेप्शन है, हमारी एक ट्रेट कह दो कि हम कैसे कर सकते हैं. इसीलिए तो लोग कोर्सेज लेते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग और ये सब कोर्सेज चलते हैं. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हॉबी इज समथिंग वेयर यू फॉरगेट ऑल योर स्ट्रेस. तो किसी को जिमिंग करना पसंद है, किसी को योगा पसंद है, किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, निशान सर का सिंथेसाइजर बजाना पसंद है, मुझे गाना पसंद है, किसी को कुकिंग पसंद है, किसी को सोना पसंद है. कम ऑन गाइस, सो आपको जो भी चीज पसंद है ना वो करो. मतलब क्या है,
जियो, मुस्कुराओ, हंसो, क्या पता कल हो ना हो, कल हो ना हो। है ना। सो ये बहुत important ऑन एयर लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जोशी जी के लिए। आदर सर, आपके लिए यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर आजकल बहुत सारे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, और बच्चा जो है बहुत इधर उधर घूमता है, सबका कंटेंट देखता है इधर उधर। तो हाउ टू डिसाइड अपॉन द राइट टीचर्स? भाई साहब, दुखी नब्बे हाथ रख भाई साहब, मेरे को आपका वो डायलॉग याद आ गया कि भाई परोसा हुआ है सब कुछ, बूफे लगा हुआ है, बट यार क्या खाना है ये तो आपके अंदर से निकलना चाहिए, है ना। सो ऑफ कोर्स देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एजुकेटर्स एंड लाखों वीडियोस अवेलेबल है, पर मतलब आप सोचो, मतलब ऐसा भी होता है ना कि एक ही टीचर के 2 स्टूडेंट है, एक बड़ा खुश है तो एक मे भी उतना खुश नहीं है। सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव एंड पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, सिंपल है ना यार। जब सबके वीडियोस अवेलेबल है तो आपको भेड़चाल करनी क्यों है? सिंपल जाओ, हर एक एजुकेटर की वीडियो देखो, देन डिसाइड। सिंपल है सर, मतलब हर टीचर बोलेगा आप मेरे वीडियोस देख लो, और वो गलत नहीं बोल रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत सारे एजुकेटर्स, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं और सब पसंद कर रहे हैं, मतलब लोग स्कोर कर रहे हैं, तो एवरीवन विल फील लाइक दैट। बट आपको डिसाइड करना है। मैं ये कहूंगा कि जहां पे वाइब मैच हो जाए ना भाई, कि चलो ये बंदा या बंदी कुछ बोल रहे हैं एंड मुझे तुरंत क्लिक हो जा रहा है, मतलब मुझे उनका वे ऑफ डिलीवरी पसंद आ रहा है, इमीडिएट समझ में आ रहा है, लैंग्वेज से, बुक से, पढ़ाने के स्टाइल से, हर चीज से मैं खुश हूं, कंटिन्यू। फिर कुछ मत देखो आगे पीछे कि क्या हो, कितने लोग देख रहे हैं, डजंट मैटर, कितने लोग लाइक कर रहे हैं। मतलब ये जो मैट्रिक्स है ना, मतलब ये किसने बनाया यार? वो डिसीविंग है, ठीक है। हाँ। आजकल ये जो एल्गोरिथम्स है ये सबको ही समझ चुके हैं, एवरीवन क्रैक्ड द एल्गोरिथम्स ऑफ यूट्यूब, गूगल, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, टैग्स, हैशटैग, CTR किसको कहते हैं, थंबनेल किसको कहते हैं, प्रमोशन कैसे किया जाता है, फलाना ढिमकाना, पेड फ्री, सब कुछ, ठीक है। मैं एक सिंपल सी चीज कहता हूँ भाई साहब, वेवलेंथ मैच होनी चाहिए। कोई भी दुकानदार, कोई भी शोरूम वाला ना अपनी दुकान की बेस्टेस्ट ड्रेस को एक पुतले पे पहनाकर अपने शोरूम के बाहर शोकेस में लगाएगा, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, वो स्टैच्यू पे जो ड्रेस अच्छी लग रही है, भाई जरूरी है कि वो हमारे ऊपर भी अच्छी लगे? वो पुतले का फिगर सही है, उसकी हाइट सही है, उसकी कमर सही है, हमारी थोड़ी सही है। हम लोग, सर ने भी बर्गर के बारे में बात किया, तो बर्गर पिज्जा का पुतला थोड़ी बर्गर पिज्जा खा रहा है, ना उसने जिम जाना है, ना उसने वेट लॉस करना है, हमारा वेट गेन ही होना है। The point is something which is suitable to others may not be suitable to you, ठीक है। तो अगर आप ये मैट्रिसेस देखते हैं ना कि किसको कितने लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मे बी आप कोरा का यूज कर रहे हैं, रेडिट का, जो आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, थोड़ा रिसर्च करो, पैसा बोलता है, हर चीज मुमकिन है। आप सिंपल है, आप अपने आप देखिए, आप ट्राई कीजिए, correct। और आपको क्या लगता है सर, एक लेक्चर में जजमेंट में आ सकते हैं या कितने लेक्चर्स देखकर आपको लगता है कि डिसाइड किया जा सकता है कि टीचर से वेवलेंथ मैच हो रही है कि नहीं? सर मिनिमम 5 लेक्चर्स तो चाहिए होता है, मिनिमम 5 लेक्चर्स। कई बार क्योंकि ऐसा होता है, स्पेशली अच्छा जीएसटी में तो मैं बोलता हूँ कि कम से कम आपको 10 लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि वो टॉपिक है, जैसे जीएसटी में जो पहला चैप्टर है वो सप्लाई अंडर जीएसटी है। अब वो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, 2 दिन में इंट्रोडक्शन हो गया, 1 दिन में इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब अगर सप्लाई अंडर जीएसटी है तो उसमें इतनी सारी चीजें हैं, उसको याद करने में, उसको समझने में टाइम लगता है। तो वो मैं हमेशा स्टार्टिंग में स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको थोड़े से दिन मुझे देने पड़ेंगे, and I guarantee you right here right now when we'll be on the second last class of this supply under GST, आपको पूरा याद हो चुका होगा, सेक्शन नंबर सहित, सब सेक्शन नंबर के सहित, क्लॉजेस के साथ सब आपको याद हो चुका होगा। तो वो जितने भी स्टूडेंट्स कर लेते हैं वो सेकंड लास्ट क्लास ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी में अमेज हो जाते हैं कि यार ये हमें रियलाइज ही नहीं हुआ कि ये कब में कोई हमें याद हो गया ये। तो इतना टाइम एक्चुअली हम लोगों को देना होता है, वी कांट बी टू जजमेंटल टू फास्ट। यार आपको पता है YouTube का एक एल्गोरिथम मैं आपको बताता हूँ, और मैं तो चाहूंगा कि मैं देखना चाहता हूँ कि एक सीए स्टूडेंट का YouTube का होम पेज दिखता कैसे। YouTube का एल्गोरिथम है, अगर आपने 4 वीडियोस देख ली ना सीए के, कोई भी टीचर की, किसी भी टीचर की, वो आपके होम पेज को भर देगा सजेस्टेड से। भाई अपने ना सजेशंस वाली पेज का स्क्रीनशॉट लो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, हम सबको टैग करो, हम एक्चुअली देखना चाहते हैं कि आपको YouTube का एल्गोरिथम काम कैसे क्या कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ, पेन पॉइंट आपका बहुत लेजिटिमेट है, बहुत जेन्युइन है कि आपने अगर सीए इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग का किसी भी टीचर का एक भी वीडियो दिखा
तो आपका एल्गोरिदम ऐसा काम करेगा यूट्यूब का कि आपका होम पेज भर देगा उससे, राइट सर? सही कह रहा हूं मैं? आप कंफ्यूज होंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, यूट्यूब हो या वाइन हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इट इज गुड if it's consumed in an adequate quantity, if it's consumed wisely, मैंने कंज्यूम नहीं किया बट मैं YouTube की बात कर रहा हूँ, if it's consumed responsibly, बट अगर आप irresponsibly कंज्यूम करोगे तो it can be equally hazardous for you। तो ये बात सही है, YouTube पे अच्छा कंटेंट भी है और खराब कंटेंट भी है जी। और इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ सर, कि जहाँ पे फॉर द स्टूडेंट्स कि जो इतने कंफ्यूज रहते हैं आफ्टर दे सी द वीडियो, तो मेरी बस 2 एडवाइस है बच्चों से। एक तो यू शुड ब्लाइंडली ट्रस्ट द टीचर जो बोल रहे हैं, वो एक एकाग्रता से, जहाँ पे आपको एक जो टीचर बोल रहे हैं उसके ऊपर आपको भरोसा रखना पड़ेगा, जैसे हम लोग स्कूल में रखते थे वैसा। और दूसरी चीज है कि सिस्टम्स वर्क एंड पीपल फेल। आज जो सिस्टम हम लोग बताते हैं बच्चे को कि जहाँ पे आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए, वो सिस्टम के ऊपर अगर भरोसा होगा सर, तो इन दैट केस वो सिस्टम काम करेगा और आपका रिजल्ट आएगा। तो मेरा वही पॉइंट है कि यहाँ पे अगर बच्चों को ये समझ में आ गया कि एक इंसान से फर्क नहीं पड़ रहा, वो इंसान जो बता रहा है, वो इंसान का जो प्रोसेस आपको बता रहा है कि आप ऐसे पढ़ाई करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। So that was an amazing session guys। उम्मीद करते हैं आपको क्या सवालों के जवाब। एक लास्ट चीज बोल दूं। हाँ जी। ओके गाइस, ऐसे और क्वेश्चंस प्लीज आप लोग डालिएगा इस वीडियो के एंड में, बिकॉज नहीं, मैं उसमें कुछ और कह रही हूँ। अगला जो सेशन होगा उसमें वी आर गोइंग टू गिव शाउट आउट टू दो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस भेजेंगे, बिकॉज यू नो सम ऑफ द क्वेश्चंस आर सो गुड विच वी फील लाइक यार ये हमारे माइंड में क्यों नहीं आया, हमें ये चीज का आंसर देना चाहिए। तो यू गाइस डिजर्व दैट शाउट आउट। तो अगली बार हम लोग नाम लेके बताएंगे कि इस बच्चे ने बोला। ऑल इंडिया रेडियो पे कहते हैं इस गाने की फरमाइश की है। हाँ, इस क्वेश्चन की फरमाइश की गई है और किसके लिए की गई वो भी पूछ लेंगे, बता। जयपुर से नहीं सर, ये ऑल इंडिया रेडियो कोई सुनता नहीं है सर आजकल, पुरानी बात हो गई है। ओके, सो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके 8 सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज डू कीप कमेंटिंग, नॉट जस्ट इन दिस वीडियो, इन ऑल द वीडियोस। जैसे कि आकाश सर ने कहा, बिल्कुल सही है, यू हैव टू ट्रस्ट आवर टीम, और टीम एकाग्रता, टीम बाहुबली टीम आप लोगों के लिए बेस्टेस्ट कंटेंट बनाकर रेगुलरली यहाँ पर आ रही है। मैं और निशान सर बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए फ्री YouTube क्लासेस चालू कर रहे हैं सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए, इसी YouTube चैनल पे। अनाउंसमेंट कमिंग वेरी वेरी सून, क्योंकि हमेशा हम लोग कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच, गुड डे ऑल।